Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Operation Polo. Important from our syllabus GS paper 1 post independence history point of view. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड एंड देन वील सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशन पोलो। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ एज पर लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो उसके हिसाब से द प्रिंसली स्टेट्स वे आर अलाउड टू आइदर ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और दे कुड ऑल्सो ऑप्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब इसी का फ़ायदा उठा करके हैदराबाद, विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एंड वॉज रूल्ड बाय निज़ाम, declared itself as an independent and sovereign state. It decided not to join either of the side, ना ही भारत ना ही पाकिस्तान. This princely state of Hyderabad was under the rule of paramountcy of Britishers. Rule of paramountcy या policy of paramountcy को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, बट आफ्टर 1857 दिस प्रिंसिपल गॉट कंक्रीटाइज्ड. As per policy of paramountcy, it is the British crown that will have supreme authority over the princely states. तो princely states वैसे तो इंडिपेंडेंट थे, ऑटोनोमस थे, बहुत सारे 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे. दे वेर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस, बट दे वेर अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ या सर्विलेंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन. जिन भी प्रिंसली स्टेट्स ने ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी अडॉप्ट की, उनके लिए प्रिंसिपल था. आपने जो फिल्म लगान देखी है उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी ही दिखाया गया है कि जो राजा जी हैं वैसे तो इंडिपेंडेंट हैं अपने टेरिटरी को रूल करने के लिए, बट ही वाज अंडर ओवरऑल सर्विलेंस या गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तो ऐसा ही पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी के अंतर्गत हैदराबाद भी था, और हैदराबाद के लिए तमाम इस तरह के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके लिए नियम निकाले गए कि अब वो ब्रिटिशर्स के पैरामाउंटसी के अंतर्गत नहीं है एज ए रिजल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, कि दे आर नॉट अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटसी, नाउ दे आर इंडिपेंडेंट एंड नाउ दे आर अलाउड टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान, और दे कैन ऑल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट. और जैसा कि मैंने कहा कि हैदराबाद विच वॉज रूल्ड बाई निजाम्स decided to remain independent. अब हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रहना, जिस प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रहना भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि आप देखिए भारत के जो बाकी टेरिटरीज हैं उसके बीचों बीच ये स्टेट ऑफ हैदराबाद बन रहा था, विच डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस रीजन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947. और ये मेनली हैदराबाद वाज इंस्टिगेटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बाय पाकिस्तान. इट वाज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि जिस तरीके से पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल सेग्रीगेशन हुआ है, एक टेरिटरी इधर है, दूसरे तरफ है वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे ही भारत को भी थोड़ा डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी टेरिटरी को इस तरीके से बना करके कि जिसमें कई सारे बीच में प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हो जाएं. तो ऑन इनकरेजमेंट बाय पाकिस्तान मेनली दिस निजाम्स ऑफ हैदराबाद डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट in order to destabilize India from within. Even निजाम्स डेवलप्ड प्राइवेट मिलिटेंट फोर्स जिनका नाम रखा गया रजाकार्स in order to resist any attempt of integration by India. तो उन्होंने जो निजाम्स थे हैदराबाद के उन्होंने अपनी प्राइवेट मिलिशिया फोर्सेज भी डेवलप की थी कि भारत के फोर्सेज से स्ट्रगल करेंगे अगर भारत उनको ज़बरदस्ती अपने में मर्ज कराने की कोशिश करेगा. तो ये जो रजाकार्स हैं वहाँ पे लोकल लोगों के अगेंस्ट भी एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, बिकॉज द लोकल्स वे आर ऑल्सो डिमांडिंग मर्जर ऑफ हैदराबाद विथ इंडिया. तो उन लोकल लोगों की भी पिटाई होती थी, उनको भी सप्रेस किया जाता था. एंड दीज रजाकार्स वर बीइंग ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड इन ऑर्डर टू रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट बाय द फोर्सेज ऑफ इंडिया टू मर्ज हैदराबाद विथ इंडिया.
लेकिन बार बार एट्रोसिटीज़ हो रही थी लोगों के ऊपर. पीपल ऑफ हैदराबाद वेयर हरास्ड, टॉर्चर्ड. प्लस ये जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहा था इन विद इन इंडिया इटसेल्फ, वो भारत के टेरिटरी को कहीं ना कहीं इंटरनली डिस्टेबलाइज कर रहा था. तो कंसीडरिंग ऑल दीज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस, फिर भारत सरकार ने फैसला किया ऑन 13 सितंबर 1948, तो आज़ादी के लगभग एक साल बाद, दैट इंडियन आर्मी विल बी सेंट इनटू हैदराबाद एंड विल फोर्स द निजाम्स ऑफ हैदराबाद टू ज्वाइन इंडिया. और फिर लॉन्च किया गया ऑपरेशन पोलो. इंडियन आर्मी वॉज सेंट एज पर द प्लान टू हैदराबाद एंड एज पर दिस ऑपरेशन पोलो हैदराबाद वॉज एनेक्स्ड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया. किस ग्राउंड पे इंडियन आर्मी ने इंटरवेन किया? आंसर इज सिंपल. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैदराबाद में खराब हो रहे थे, वहाँ पे लोगों को हरास किया जा रहा था, and it threatened peace in entire South Indian states of India, and that is why Indian Army had to intervene. Rajakars, they were being trained, but they were no match to Indian Army, and that is why within 2 to 3 days, 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ, 17 सितंबर तक इंडियन आर्मी टुक कंट्रोल ऑफ इंटायर स्टेट. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड. ऑपरेशन पोलो बेगन ऑन 13 सितंबर, उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है. इसके 77 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो उसको याद करते हुए आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ कोपिली फॉल्ट. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सब सेगमेंट इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना. कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक वैसे तो आप बेसिक ज्योग्राफी क्लास में पढ़ते ही हैं, बट यहाँ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, अर्थक्वेक के कारण, अर्थक्वेक क्या होता है दैट तो यू ऑल अंडरस्टैंड. शेकिंग ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सम नेचुरल फैक्टर्स, यही मेन होते हैं, बट समटाइम्स इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ मैन मेड फैक्टर्स ऑल्सो. नेचुरल फैक्टर्स में मेनली अर्थक्वेक हैपन्स बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट अलॉन्ग द फॉल्ट लाइन्स. तो अर्थ क्रस्ट अलग अलग जगह पे टूटे हुए हैं. तो मेजर जो क्रस्ट बाउंड्रीज होते हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं दुनिया के, उसके अलावा 22 माइनर प्लेट्स हैं. उन प्लेट बाउंड्रीज के अराउंड तो अर्थ क्वेक आता ही रहता है बिकॉज दीज प्लेट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर. बट एट द सेम टाइम वो मेजर जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उसके अलावा भी किसी एक पर्टिकुलर प्लेट में, जैसे कोई मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो उसमें भी जैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इसमें भी कहीं कहीं पे फॉल्ट आए हुए हैं. फॉल्ट मतलब क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, जिस कारण से वहाँ पे आसपास के रीजन में अर्थक्वेक आता रहता है. सो नेचुरल फैक्टर जो है अर्थक्वेक के पीछे एक बड़ा फैक्टर है अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रैक्स, जिसको कहा जाता है फॉल्ट लाइन. और उस फॉल्ट लाइन के अराउंड इंटरैक्शन ऑफ द अर्थ प्लेट्स, कोलिजन ऑफ द अर्थ प्लेट्स which releases energy causing shaking of the earth which is known as earthquake. उसके अलावा volcanic eruptions also leads to earthquake. जब भी volcanic eruption होगा तो साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है जो earthquake की shaking कराती है, that leads to earthquake. man-made factors भी हैं, बट इन कारण से आने वाले जो earthquake होते हैं वो स्मॉलर इम्पैक्ट करते हैं, स्मॉलर स्केल के होते हैं. man-made factors that causes earthquake are mining या लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, या समटाइम्स आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट जब किए जाते हैं, वो लेक एकाएक से बर्स्ट कर जाता है, तो दैट ऑल्सो कॉजेज अर्थक्वेक. न्यूक्लियर टेस्टिंग में भी समटाइम्स अर्थक्वेक विटनेस होता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी एट फॉल्ट लाइन. तो फॉल्ट लाइन से रिलेटेड थोड़ी और बात करते हैं. फॉल्ट लाइन होता क्या है? फ्रैक्चर along the earth crust, जिस कारण से होता क्या है कि दोनों साइड के जो अर्थ क्रस्ट हैं दे स्टार्ट मूविंग विथ ईच अदर. ये जो हुआ, ये जो यहाँ पे आप बाउंड्री देख रहे हैं, इसी को कहा जाएगा फॉल्ट लाइन. और फॉल्ट लाइन मतलब क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट. और क्रैक आने के बाद अर्थ क्रस्ट के दोनों साइड जो हैं व्हेन दे स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट मूवमेंट कैन बी कंप्लीटली वर्टिकल, इट कैन बी कंप्लीटली
हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी एट सम एंगल ऑल्सो। इस पर्टिकुलर केस में ये थोड़ा एंगल पे दिखाया गया। और वो जो फॉल्ट लाइन के अराउंड जब मूवमेंट होता है ऑफ द टू साइड्स ऑफ द अर्थ, तो इट कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दैट कॉजेज अर्थक्वेक। और फॉल्ट लाइन जो है वो मेनली बनता है बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेस इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे बात की जाए इंटरनल स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, फिर अर्थ के अंदर फॉल्ट लाइन कैसे बनता है। ये हमारा इंडियन प्लेट है, इट इज़ मूविंग टुवार्ड्स यूरेशियन प्लेट, दे आर कन्वर्जिंग टुवार्ड्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अब जब कन्वर्ज कर रहे हैं तो एक इंटरनल स्ट्रेस बनेगा। हर साल ये दोनों एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ज किए जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेस इज गेटिंग क्रिएटेड इन दिस एरिया। दैट स्ट्रेस इज समटाइम्स रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, वो एक बड़ा कारण है। उसके अलावा जो स्ट्रेस बनता है ना, इस कारण से भी लॉट ऑफ फॉल्ट लाइन इज गेटिंग क्रिएटेड अलोंग दिस बेल्ट। बहुत सारे फॉल्ट लाइन अलोंग द हिमालयस हैव बीन डेवलप्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। One of the major fault line which is the reason behind frequent earthquake in Assam and entire northeast as well, वो है कोपिली फॉल्ट। कोपिली फॉल्ट लगभग 300 किलोमीटर लॉन्ग है, 50 किलोमीटर वाइड है। इट इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, भूटान एंड असम, एंड ऑफ कोर्स इट लाइज इन द seismically मोस्ट एक्टिव एरिया इन कंट्री इंडिया विच इज सेस्मिक हजार्ड जोन 5। आपको पता है भारत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग सेस्मिक हजार्ड जोन में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक। तो टोटल 5 जोन है, जोन 1, 2, 3, 4, 5, डिपेंडिंग अपॉन देयर वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक। भारत का हर एक हिस्सा जो है कम से कम जोन 2 में तो है ही, यानी कि हर जगह पे थोड़ा बहुत तो रिस्क ऑफ अर्थक्वेक है ही। उसके अलावा कुछ हिस्से जो हैं वो जोन 3 में हैं। तो साउथ इंडिया के ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो जोन 2 में, उसके अलावा राजस्थान का ज़्यादा हिस्सा जोन 2 में है। उसके अलावा बाकी जो येलो कलर से आप यहाँ देख रहे हैं वो जोन 3 में है, वहाँ पे जोन 2 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अर्थक्वेक का रिस्क है। उसके तुलना में फिर जोन 4 वहाँ पे अर्थक्वेक का रिस्क ज़्यादा है। और ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये सब जोन 5 एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा, एंड दिस कोपिली फॉल्ट लाइज इन जोन 5। और कल अब करंट न्यूज़ देखते हैं, तो कल के दिन यानी कि 14 सितंबर को एक मैसिव अर्थक्वेक देखा गया ऑफ मैग्नीट्यूड 5.8 दैट स्ट्रक द इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन, बट इसका इम्पैक्ट मेनली आसाम में बहुत महसूस किया गया। इसका ईपी सेंटर यानी कि जहाँ से एनर्जी मेनली रिलीज हुई दैट वाज नियर धेकियाजुली, एंड प्रिलिमिनरी एनालिसिस कहता है कि दिस अर्थक्वेक वाज आल्सो ट्रिगर्ड ड्यू टू कोपिली फॉल्ट। तो असम में ज़्यादातर जो फॉल्ट्स या अर्थक्वेक्स आए हैं दे हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस कोपिली फॉल्ट। मेजर अर्थक्वेक्स इन असम ड्यू टू कोपिली फॉल्ट राइट सिंस 1869, 1941, 43, 84, 2009, 16, और लास्ट टाइम जो मैसिव अर्थक्वेक आया था दैट हैपेंड इन 2021। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 60% ऑफ इंडियाज आउटवर्ड एफडीआई इन टैक्स हेवेंस। तो भारत से ज़्यादातर जो एफडीआई दूसरे देशों में हम करते हैं 60% तक हैपेंस इन टैक्स हेवेंस, दैट इज द न्यूज़। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स हेवेंस होते क्या हैं? ऐसे देश जो फॉरेन इंडिविजुअल या कंपनियों को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ टू मेक इन्वेस्टमेंट, दे प्रोवाइड अ वेरी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, easy to invest, they are politically and economically stable, plus most importantly their tax liabilities are very very less। कि आप वहाँ से ऑपरेट करोगे, ऐसे देश ऐसा नियम बनाते कि हमारे यहाँ पे अगर आप आओगे अपना हेडक्वार्टर ऑपरेट करोगे, हमारे यहाँ की कंपनी की तरह अपने आप को रजिस्टर करोगे, तो आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटीज़ हम लोग बहुत कम लगाएंगे। कंपनियों को क्या देना होता है प्रॉफिट के ऊपर? कॉरपोरेट टैक्स। तो कॉरपोरेट टैक्स बहुत रिड्यूस कर देंगे अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, तो हमारे यहाँ हेडक्वार्टर खोलोगे, तो ऐसा ये प्रॉमिसेस करते हैं। तो दुनिया के कई सारे देशों को टैक्स हेवेंस कहा जाता है। सिंगापुर, हांगकांग, हांगकांग इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री इटसेल्फ, इट इज़ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। तो हांगकांग, मॉरिशस, पनामा, कोस्टा रिका, दीज आर कंसिडर्ड एज टैक्स हेवेंस।
टैक्स हेवेंस में इन्वेस्ट करने का मेन फायदा होता है कि कंपनियों का टैक्स बचत होता है, इसीलिए तो इनको कहा जा रहा है टैक्स हेवेंस। बाकी फ़ायदे भी हैं जैसे इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, बट मेन फ़ायदा होता है कि टैक्स बचता है। अब जैसे इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है कि फ्लिपकार्ट, ए कंपनी स्टार्टेड इन बैंगलोर इन इंडिया 2007, बट इन 2011 the company shifted its headquarter to Singapore. So officially it became a Singapore-based company. Still it conducts most of its business in India. But इसने अपने आप को सिंगापुर में रजिस्टर कर दिया, तो now it became a Singapore-based company. So now it has to pay profit के ऊपर tax in Singapore. And that is only 17%, which is about 34% in case of Indian jurisdiction. तो यहाँ से सीधा सीधा उसको टैक्स की बचत होती है। अब उसके अलावा ऑफ कोर्स सिंगापुर इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल, दे प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट एक मेजर कंसर्न जो टैक्स हेवन से रिलेटेड आता है वो ये होता है कि जिन देशों में ये कंपनियां अपना मोस्ट ऑफ द बिजनेस करती हैं उन देशों के अंदर वो टैक्स ना भर करके टैक्स बचाने के लिए बस दूसरे देशों में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर देती हैं। सो दैट इज अ मेजर कंसर्न कि जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां की सरकार को आप टैक्स नहीं दे रहे, बस टैक्स बचाने के लिए आप अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं। सच टाइम समटाइम्स These activities are considered as tax evasion. ये टैक्स चोरी करने का एक तरीका है। देखिए, टैक्स रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स आपको जानने चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है लीगल मेथड्स अप्लाइड इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटीज बाय ए कंपनी और एन इंडिविजुअल। जो भी सरकारी नियम या कानूनी तरीके हैं उनकी मदद से आप अपने टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करें तो कहा जाएगा कि यू आर यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। बट जब आप थोड़े से इलीगल अनजस्टिफाइबल मेथड्स को आप इस्तेमाल करते हैं अपने टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको कहा जाता है टैक्स इवेजन। अब टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच में बड़ा फाइन लाइन है, इसको डिस्टिंग्विश करने का कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो है नहीं। तो जो कंपनियां हैं जो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करती हैं, दे से कि दिस इज अ मेथड ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, जबकि वो सरकारें जहां से ये बाउंड आउट हो रहे हैं, शिफ्ट आउट हो रहे हैं, वो सरकारें कहती हैं कि यू आर बेसिकली इंगेजिंग इनटू टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कर रहे हैं आप, जो भी है। बट ये सिर्फ फ्लिपकार्ट को मैंने लेकर के एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। ये न्यूज़ कहता है कि भारत से लगभग 60% जो एफडीआई होता है, यानी कि भारत की कंपनियां दूसरे देशों में जो इन्वेस्ट करती हैं उसका 60% जो इट हैपेंस इन टैक्स हेवंस लाइक सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। सो सीधा सीधा दिख रहा है कि वन मेजर एडवांटेज that these companies while doing FDI are seeking is to reduce their tax liabilities. Most of these tax havens have zero corporate tax. बस आप हमारे यहाँ आकर के हेडक्वार्टर खोल दीजिए, थोड़ा बहुत बिजनेस कीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी होता है इनके यहाँ पे ताकि वो दूसरे देशों में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां टैक्स हेवंस में इन्वेस्ट करती हैं जस्ट फॉर टैक्स इवेजन। इट इज नॉट प्योरली फॉर टैक्स इवेजन, इट इज ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग देमसेल्फ अ लॉन्च प्लेटफॉर्म, जहां से वो अपने आप को एक इंटरनेशनल एमएनसी की तरह इस्टेब्लिश कर पाए, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह इस्टेब्लिश कर पाए और दुनिया के बाकी देशों में भी अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश कर पाए। ये आर्टिकल मेनली आपको मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको 2-4 टर्म्स में सिखा सकूँ, टैक्स हेवंस, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, and to make you understand कि many of the investment in the form of FDI that happens out of India happens in tax havens। उसके पीछे दो मेन कारण, एक तो टैक्स रिडक्शन और दूसरा कारण कि इन कंपनियों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है दुनिया के बाकी देशों में इन्वेस्ट करने का, एक मल्टीनेशनल कंपनी बनने का। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about world's first second generation bioethanol plant at Numaligarh Refinery Limited. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view and GS paper 5 Assam issues point of view. ये आर्टिकल समझने से पहले एक स्कीम के बारे में समझते हैं जो भारत सरकार लेकर के आई, जिसका नाम है पीएम जीवन योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। सीधी सी बात है कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, क्रॉप रेसिड्यू को हम लोग एथेनॉल में कन्वर्ट करें या किसी और बायोफ्यूल में कन्वर्ट करें, यही मेन लक्ष्य है पीएम जीवन योजना का। तो एम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन
of second generation ethanol by utilizing agricultural residue and forestry residue. तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि सेकेंड जनरेशन एथेनॉल है क्या। देखिए, एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है जिसका मेनली इस्तेमाल होता है पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने में। इससे क्या होता है कि हमारा फ्यूल थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, प्लस हमारी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड सच काइंड ऑफ क्रूड ऑयल रिड्यूसेस, क्योंकि हम एथेनॉल को ब्लेंड करके इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। अब कैसा है कि एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई ऐसा सोर्स जिसमें स्टार्च हो, स्टार्च कंटेंट हो। अब ये सोर्स क्या है, उसके नेचर के बेसिस पे जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है या जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल या बायोफ्यूल आर दोज which come from such sources which are edible in nature, जो खाने पीने की चीज़ें, बट उससे जब हम एथेनॉल बनाते हैं तो उस तरीके के एथेनॉल को कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल या फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल। फॉर एग्जांपल, आप शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च से आप एथेनॉल बनाएं तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल या फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन इज स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि इसमें आप क्रॉप रेसिड्यू, खाने पीने की चीज़ें नहीं, बट उस क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसका या बैम्बू का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप एथेनॉल बनाते हैं उसको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल या बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल या बायोफ्यूल इज बेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, रीजन बीइंग कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को हम लोग एथेनॉल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप सोचिए, एक तरफ देश में हंगर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग इतनी ख़राब है, और दूसरी तरफ हम लोग खाने पीने की चीज़ों को कन्वर्ट करें एथेनॉल में, तो दैट इज़ नॉट ए जस्टिफाइबल थिंग। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल से बेहतर है थर्ड जनरेशन एथेनॉल, बिकॉज हियर वी ट्राई टू डेवलप एथेनॉल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी। एंड फोर्थ जनरेशन एथेनॉल, यहाँ पे सम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायो एथेनॉल। तो अभी थर्ड एंड फोर्थ वाले जो हैं ये प्योरली आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन स्टेज में हैं। ये दे आर इन फॉर्म ऑफ आइडिया, बट इनका कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। अभी न्यूज़ यही है कि दुनिया का पहला सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट आया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में। पीएम इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा, बैम्बू का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर generation of bioethanol. So that is why, since bamboo is not an edible source, that is why it is considered as second generation biofuel source या refinery, और ये डेवलप किया जाएगा अंडर पीएम जीवन योजना। दैट इज द न्यूज़। तो करंट न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेकेंड जनरेशन बायोएथेनॉल प्लांट हैज़ बीन नाउ इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इन आसाम। इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बाय आसाम बायोएथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट स्कीम पीएम जीवन योजना। इसके अंतर्गत 5 लाख टन्स ऑफ बैम्बू एनुअली प्रोसेस किए जाएंगे, जिसकी मदद से 50,000 टन्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस किए जाएंगे। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन सच ए मैनर कि इट विल बी ए जीरो वेस्ट फैसिलिटी। पहले बैम्बू से हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, और जो बैम्बू का रेसिड्यू बच जाएगा उसको एक्टिव कार्बन में इस्तेमाल कन्वर्ट किया जाएगा, विच विल बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, और उससे भी लगभग अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में बेनिफिट मिलेगा। सो इससे फ़ायदा क्या होगा ओवरऑल, एक तो हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, तो एथेनॉल जो है वो एज पर बायोफ्यूल पॉलिसी 20% पेट्रोल के साथ मिक्स करने में यूज होगा। दूसरा, आसाम के अंदर जो बैम्बू प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिलेगा, तो जो फार्मर्स बैम्बू कल्टीवेशन करते हैं उनको बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल आसाम रूरल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ बूस्ट ऑफ ₹200 करोड़ पर ईयर बिकॉज ऑफ रिवाइविंग ऑफ बैम्बू इकोनॉमी इन असम। से बाकी फ़ायदे क्या हैं, ऑफकोर्स ये जो बायोफ्यूल होगा उसको मिक्स किया जाएगा पेट्रोल के साथ, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लस इट विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, क्योंकि अब अगर 20% एथेनॉल ब्लेंड करेंगे हम पेट्रोल के साथ तो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो हर साल लगभग अंदाजन इस प्लांट के कारण अकेले 230 करोड़ सेव किए जा सकेंगे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बैम्बू प्लांटेशन अक्रॉस Assam will also get a boost. Expectedly, 12,500 hectares of areas in Assam will come under bamboo cultivation, which will
yield in economic sense about 200 crore per year to the rural economy of Assam. अच्छा, ये जो सेकेंड जनरेशन बायोइथेनॉल प्लांट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में लाया जा रहा है, उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट लाया गया है। ये तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में सेकेंड जनरेशन बायोइथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये तो अब फंक्शन करना शुरू कर देगा आगे से, अभी से। लेकिन एक नया प्लांट और लाया जाएगा, उसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दिस न्यू प्लांट is an additional project at Numaligarh Refinery Limited. Apart from this second generation bioethanol plant which has now been inaugurated, foundation stone for a new plant has been laid down. तो ये बनेगा over a period of 2-3 years. इस न्यू प्लांट के अंदर 7,230 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एंड इट इज़ अ पॉलीप्रोपाइलीन प्रोजेक्ट। उसका पूरा नाम तो है पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटालाइटिक क्रैकर यूनिट, बट मेनली इससे क्या बनेगा, पॉलीप्रोपाइलीन। हर साल 60 किलो टन्स ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन बनाया जाएगा। पॉलीप्रोपाइलीन होता क्या है, एक तरीके का प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, विच इज़ वेरी लाइट वेट येट वेरी टफ, केमिकली रेजिस्टेंट एंड ईजिली मोल्डेबल। इस कारण से इसका बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, राइट फ्रॉम फूड पैकेजिंग टू टेक्सटाइल टू ऑटोमोबाइल। सो दिस पॉलीप्रोपाइलीन इज़ वेरी चीप, ड्यूरेबल एंड वेरी वर्सेटाइल, मतलब अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। और ये पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट अब असम के अंदर आ रहा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। पीएम जीवन योजना के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कि डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स विद सुटेबल एग्जांपल। फर्स्ट जनरेशन बता देना, बट उसकी समस्या क्या है, compete with फूड सप्लाई। उसके बेहतर होता है सेकेंड जनरेशन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन विद फूड क्रॉप। देन थर्ड जनरेशन, इसमें एल्गी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फूड जनरेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकंड पार्ट इसमें सवाल में पूछ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरी इन अचीविंग से एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरी के बारे में बता देना कि आया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, किसने डेवलप किया, उस कंपनी का नाम बता दिया, उसके कुछ बेनिफिट्स बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंजीनियर्स डे, नेशनल इंजीनियर्स डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज का दिन 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। आज नेशनल इंजीनियर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया। M. Visvesvaraya ji was a distinguished engineer, economist and industrialist, and he is known as father of Indian engineering. He was also awarded with Bharat Ratna in 1955. M. Visvesvaraya जी को उनके प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो एथिक्स पेपर में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, स्पेशली इन द सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क का अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसमें M. विश्वेश्वरैया जी से का नाम आप कोट कर सकते हैं। सेकंड सत्याग्रही से रिलेटेड सवाल था लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में, का आंसर वुड बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लोक अदालत से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि लोक अदालत के फैसले जो होते हैं दे आर फाइनल। पब्लिक सेक्टर बैंक मंथन में पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, ऐसा कुछ मर्जर की बात नहीं हुई है इस बार, ये तो सीधा सीधा था। अल्बानिया फर्स्ट AI मिनिस्टर DLR। That's all from our side for today. Thanks for watching.